वेलकम टू जनित आईएएस। प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सहायक संधि प्रणाली का हिस्सा था? संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किया जाना, कंपनी द्वारा संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया जाना और राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति। जब भी सहायक संधि प्रणाली की बात होगी आपको इसके 3 पार्ट याद रखने हैं। फर्स्ट वाला कि एक संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित की गई और एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया गया और हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। ये लिखित रूप में था कि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। यही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, सहायक संधि प्रणाली का हिस्सा था कि संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को स्थापित किया जाना। दूसरा, संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया जाना। ब्रिटिश रेजिडेंट एक ब्रिटिश अधिकारी था जो कंपनी का एक तरीके से वहाँ पर सारी सूचनाओं को संग्रहित करता था। ये सारी सूचनाएं राज्य से संबंधित जो भी सूचनाएं होती थीं वो कंपनी को देता था, यानी सरकार के पास पहुंचाता था। और साथ ही साथ राज्य की विदेश नीति का संचालन भी ब्रिटिश रेजिडेंट के ही हाथों में सौंप दिया गया था। राज्य से उस राज्य को कहा जाता था कि आप अपनी विदेश नीति से पूरी तरह मुक्त कर दिए गए हैं, आपको कोई विदेश नीति संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई आपके ऊपर युद्ध थोपेगा, युद्ध आपके ऊपर आक्रमण करेगा, उसकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। ना आप किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे, ना आप कोई सेना रखेंगे। यानी एक ब्रिटिश रेजिमेंट है जिसका सारा खर्च उस संबंधित राज्य को उठाना है। ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति है। संबंधित मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कहा जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप ही करता रहता था। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति, तो अनुमति नहीं थी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन होगा, यानी तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। अस्थाई बंदोबस्ती भू राजस्व की व्यवस्था ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसमें जो सेट किया गया था कि एक जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। जमींदारों से कहा गया कि आपको एक निश्चित रकम प्रति वर्ष सरकार को देनी है। दूसरी, जमींदारों द्वारा रकम देने पर असफल होने पर उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ना कि भूमि को रैयतों को दिया जाता था। रैयत को भूमि नहीं दी जाती थी, वो किसी दूसरे जमींदार के लिए जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तीसरा पॉइंट है, रैयत चुकाने में असफल होने पर उनकी ज़मीन पर जमींदार कब्जा कर सकता था। तो बिल्कुल सही है, जब कोई किसान अपना टैक्स नहीं चुका पाता था, यानी जमींदार को पैसा नहीं दे पाता था, तो वैसी स्थिति में जमींदार उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता था। ये था अस्थाई बंदोबस्ती योजना, भू राजस्व व्यवस्था जो कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसमें भी पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है भारत में 1772 से लेकर के 1785 तक। इस समय में वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व के लिए जो व्यवस्था स्टार्ट करी उसको फार्मिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये फार्मिंग पद्धति थी कि ठेके पर भू राजस्व कलेक्शन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, ठेके पर दे दिया जाता था और वो लोग कलेक्शन करते थे। इसमें दिक्कत ये आती थी कि आय का उतार चढ़ाव होता था और जो ठेकेदार होता था अगर उसने साल भर के लिए वो भूमि ठेके पे लिया हुआ है टैक्स कलेक्शन के लिए, तो ऐसे में इस बात का हमेशा डर बना रहता था क्योंकि वो पहले ही ऊंची बोली लगा करके सरकार को पैसा दे चुका है और उसे कितनी आय होगी या नहीं होगी इसका उसे डर होता था। साथ ही वो बड़ी निर्ममता के साथ किसानों से टैक्स का कलेक्शन करता था, जिससे जो कृषि व्यवस्था थी वो सारी क्षतिग्रस्त हो रही थी और इसमें आय कभी भी फिक्स नहीं हो पाती थी क्योंकि हर साल जो बोली लगाती थी सरकार, उसमें अगर उसी क्षेत्र से पिछली बार 1 करोड़ की बोली लगी है तो इस बार हो सकता है वो 50 लाख या 60 लाख की ही लगे, क्योंकि आय में उतार चढ़ाव बहुत अधिक था। इसी व्यवस्था को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिप्लेस किया भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्ती योजना से। फार्मिंग पद्धति में दिक्कत ये क्या थी कि प्रत्येक वर्ष सरकार की आय में उतार चढ़ाव होता था, बिल्कुल सही है। और इसमें कृषि अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई, किसानों की का विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं रखा गया
क्योंकि जब भी जो व्यक्ति ऊंची बोली लगा करके ठेकेदारी ले लेता था टैक्स कलेक्शन करने का, तो वो किसानों से अधिकतम दोहन करना चाहता था। ऐसे में वो ये ध्यान नहीं रखता था कि अगले वर्ष किसान के पास बीज के लिए, सिंचाई के लिए या फिर अन्य सुविधाओं के लिए कुछ बच रहा है या नहीं। और उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया कृषि व्यवस्था को। तो ऐसे में अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सही 1 और 2, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि अंग्रेज़ों ने नेपाल से एक ही युद्ध किया है, 1814 और 1815, 1814 और 15 में। और 1815 में ये सुगौली की संधि नेपाल के साथ की जाती है, जिसमें नेपाल का लगभग 1/3 हिस्सा अंग्रेज़ छीन लेते हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि सुगौली की संधि चर्चा में थी। केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इस संधि पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इसके तहत तमाम क्षेत्र जो भारत में हैं वो हमारा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कंपनी के पक्ष में जमींदार जैसा एक समर्थक वर्ग तैयार करना। बिल्कुल, अस्थाई बंदोबस्ती योजना जो 1793 में स्टार्ट हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसने क्या किया कि शुरू में जमींदारों के को एक निश्चित रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई कि आपको यही पेमेंट हमेशा करना है। मान लीजिए किसी जमींदार के लिए 1 करोड़ रुपए का राजस्व निर्धारित कर दिया गया। शुरुआत में कुछ समय तक इन जमींदारों को दिक्कत हुई है, लेकिन जमींदारी व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्ती योजना लागू होने से जमींदारों ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया, कृषि व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया, अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिससे धीरे धीरे ये मजबूत होते गए। और चूंकि इन्हें हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था कि एक निश्चित रकम ही देनी है, फिर बाद में जो बढ़ी हुई रकम थी वो इनको प्राप्त होने लगी। तो उससे ये एक अंग्रेज़ों के समर्थक के रूप में तैयार हुए। सबसे अच्छा अंग्रेज़ों को इनसे लाभ 1857 की क्रांति में मिला है। उस समय ये पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के सपोर्ट में थे, गुप्तचर के रूप में, आर्थिक सपोर्ट के रूप में, सैन्य सपोर्ट के रूप में इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दिया था। एक निश्चित रकम नियमित रूप से प्राप्त करना। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था के तहत चूँकि शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों को स्थापित होना था, कंपनी में निवेश बढ़ाना था, अपनी सेना के गठन पे खर्च करना था, तो ऐसे में उन्हें एक नियमित आय की ज़रूरत थी और अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था ने ये सारी चीज़ें उनकी पूरी करी। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बिल्कुल सही है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करके और उनसे भू राजस्व का कलेक्शन कराती तो समस्या ये ज़रूर आती कि जहाँ 500 रुपये लीगली कलेक्शन था वहाँ 200-300 रुपये ले लिया जाता और उसे अपनी जेब में रख लिया जाता और बाकी आगे उसको गवर्नमेंट तक ना पहुँचाया जाता। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में इस तरीके का कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इसमें जमींदार एक निश्चित रकम सरकार को देता है। सूर्यास्त का नियम इसमें लागू था, सूर्यास्त तक पेमेंट आपको कर देना होता था एक निश्चित डेट पे, बाकी बढ़ी हुई रकम जमींदारों की होती थी। तो भ्रष्टाचार के लिए इसमें जगह, इस व्यवस्था में कोई जगह ही नहीं बची थी। तीनों सही है, सही आपसे पूछा गया है, आपका आंसर डी हो जाएगा। हमेशा अपनी निगाहें एक बार इस पॉइंट पर ज़रूर देख लें कि आपसे सही या गलत क्या पूछा गया है, क्योंकि ऊपर की सारी मेहनत ज़रा सा इस पर ध्यान न देने से ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल भारत में 1786 से लेकर के 1793 तक का है। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारत में जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। जो आज थाने आप देखते हैं उसमें दरोगा के पद का सृजन भी इसी के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर के रूप में बर्लेस्ट का कार्यकाल था। तो बर्लेस्ट का कार्यकाल बंगाल के गवर्नर के रूप में 1767 से 69 था। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उसके द्वारा बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है। तो 65 से लेकर के 67 ये टाइम पीरियड लॉर्ड क्लाइव का है। और उसके बाद 1767 से लेकर के 1769 ये टाइम पीरियड है बर्लेस्ट का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड 1769 टू 1772 ये कार्टियर का टाइम पीरियड है। ये तीनों बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। और इनके बाद फिर बंगाल में एक साल के लिए 1772 से 1773 के लिए आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। और 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है तो उसके बाद
ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर के रूप में इन 4 लोगों ने काम किया है, क्लाइव, बर्लेस्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स को 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करने का 1773 से 85 तक मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य एक विदेशी कंपनी के समक्ष विफल कैसे हो गए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य एक विदेशी कंपनी के सामने विफल कैसे हुए। तो राष्ट्रवाद की भावना का अनुपस्थित होना, बिल्कुल सही था। राष्ट्रवाद जैसी भावना उस समय थी ही नहीं। जब झांसी की रानी लड़ रही हैं तो सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए, अगर पेशवा लड़ रहा है तो अपने क्षेत्र के लिए, अगर टीपू सुल्तान लड़ रहा है तो वो अपने क्षेत्र के लिए। तो क्षेत्रवाद की भावना थी, आसपास तक ही विस्तार का था। भारत के रूप में कोई राष्ट्रवाद की भावना उस समय अनुपस्थित थी। आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पद्धति का अनुपस्थित होना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अभाव था, जिस वजह से भारतीय लोग इसमें पीछे छूटते चले गए और कंपनी के वास्तविक चरित्र को ना समझ पाना। कंपनी को लोग सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी समझ रहे थे। वो समझते थे कि एक व्यापारिक कंपनी है जो हथियारों का व्यापार कर रही है, मसालों का व्यापार कर रही है, वस्तुओं को इधर से उधर ला रही है, ले जा रही है, लेकिन उसका वास्तविक चरित्र ये नहीं समझ पाए और उसके बाद ये विफल होते गए। इसके चरित्र को समझने में लोगों ने भूल करी। उन्हें ये लगा कि कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम है, आधुनिक तकनीकी से लैस है, आधुनिक हथियार है इसके पास। तो कई राज्यों ने अपने आप को आधुनिक हथियार में संपन्न बनाने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी का जो वास्तविक चरित्र था वो पूंजीवादी था। वो अपने आप को पूंजीवादी रूप में स्ट्रांग बनाती जा रही थी। इस स्वभाव को सिर्फ एक व्यक्ति समझ पाया था और वो था टीपू सुल्तान। उस समय में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर एक कंपनी के गठन का प्रयास किया था, उसके पूंजीवादी दृष्टिकोण को समझते हुए। बाकी भारतीय राज्य उसके वास्तविक चरित्र को नहीं समझ पाए थे। आंसर इसका डी होगा, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का कंपनी के लिए क्या महत्व रहा। जो सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की गई, इसका महत्व कंपनी के लिए कि कंपनी भारतीय राज्यों के धन से एक बड़ी सेना खड़ी कर सकी। बिल्कुल, जिस राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किया जाता था उसका पूरा खर्च संबंधित राज्य ही उठाता था। इससे अंग्रेज़ों को एक फ्री में अच्छी खासी सेना मिल जाती थी और उस सेना के माध्यम से संबंधित राज्य पर भी कंपनी का नियंत्रण बना रहा। उसके आंतरिक और बाह्य सारे मामलों पर कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा भी सही है। और भारतीय राज्यों की जो विदेश नीति थी वो कंपनी के हाथों गिरवी पड़ गई। बिल्कुल, जो ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया जाता था वो रेजिडेंट का काम ही यही था कि वो कंपनी की विदेश नीति, जो संबंधित राज्य है उसकी विदेश नीति का संचालन वही करेगा। यानी कंपनी के हाथों में उनकी विदेश नीति चली गई। ना वो युद्ध कर सकते थे, ना उनके ऊपर कोई और आक्रमण कर सकता था। ऐसे में वो धीरे धीरे राज्य पैरालाइज होते गए और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के तहत इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका आंसर डी होगा, सारे पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेज और मराठों के बीच में कितने युद्ध हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ में 3 युद्ध किया है। पहला युद्ध हुआ है 1775 से लेकर के 1782 तक, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में, जिसमें धन की बर्बादी काफ़ी ज़्यादा हुई। और इसी युद्ध के बाद ही वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुला भी लिया गया 1785 में। और इसी समय मैसूर के साथ में भी इसका द्वितीय युद्ध चल रहा होता है। दूसरा 1803 से लेकर के 1805 तक, 1803 से 5 तक लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में दूसरा युद्ध होता है। ये प्रथम युद्ध, ये द्वितीय युद्ध। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऊपर वारेन हेस्टिंग्स हैं और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स दूसरे हैं। इनका कार्यकाल मैंने आपको बता रखा है, 1813 से लेकर 1823 तक है लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। तो ये 3 अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो था ये अनिर्णित था। इसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और अंग्रेज़ों ने सुगौली की संधि के द्वारा इस युद्ध को 20 सालों के लिए विराम दे दिया। उन्होंने मराठों से कहा कि हम आपसे अब कोई युद्ध 20 साल तक नहीं करेंगे।
और 20 साल में उन्होंने अपने सामने बड़े टारगेट मैसूर, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनको निपटाया, क्योंकि फ्रांस से बराबर ये संपर्क में थे, नेपोलियन के संपर्क में थे। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना नेक्स्ट होमवर्क स्टार्ट किया, जो 1782 में इन्होंने वादा किया था 20 सालों तक हम युद्ध नहीं करेंगे। तो 20 साल जैसे पूरा हुआ, बसीन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय इनसे आके मिलता है और दूसरा युद्ध 1803 से 5 होता है। इसमें मराठा परिसंघ कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो ताकत पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। और तीसरा और अंतिम युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1817 और 18 में होता है, जिसमें मराठा परिसंघ लगभग समाप्त हो जाता है, उसकी शक्ति ध्वस्त हो जाती है और उसके बाद फिर अंग्रेज इन क्षेत्रों पे काबिज हो जाते हैं। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।